दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर से आज की क्लास में इकोनॉमिक्स का है ना चैप्टर देखेंगे और यह चैप्टर 4 होगा। इस चैप्टर का नाम है वित्तीय संस्थाएं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों वित्तीय संस्थाएं। यानी वित्तीय संस्था क्या होती है, यह किनको ज़रूरत पड़ता है इसकी, है ना। इसके लिए हम वीडियो एक अलग से फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वित्तीय संस्था है ना, वित्तीय संस्था यह 2 प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्था 2 प्रकार के होते हैं। अभी वित्तीय संस्था क्या होता है, अब इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, इसके लिए वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। पहला दोस्तों नाम है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा नाम है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का मतलब ये होता है ना, जो हमारे देश स्तर पर है ना मतलब संस्थाएं होती है उसे राष्ट्रीय कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर हो उसे क्या कहते हैं, राज्य स्तरीय। क्या कहेंगे, राज्य स्तरीय। क्या कहेंगे, राज्य स्तरीय कहेंगे। आगे देखते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे, ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साथ नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है। मतलब राष्ट्रीय वित्तीय संस्था वे संस्था है जो देश के लिए वित्तीय और साथ में नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। बात समझ में नहीं है ना। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, तो सीधा कहिएगा कि ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साथ में नीतियों का निर्धारण और निर्देशन करती है ना। तो ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहा जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या कहता है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। अब दोस्तों, यह राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार के होते हैं। यह राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला का नाम है दोस्तों, है ना, पहला का नाम है भारतीय मुद्रा बाजार। पहला का नाम है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरे का नाम है भारतीय पूंजी बाजार। पहला का नाम है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरे का नाम है भारतीय पूंजी बाजार। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वित्तीय संस्था कितने होते हैं, तो कहिएगा 2, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था एगो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अभी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2, है ना। पहला भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। अब इन दोनों में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन क्या है, इसके बारे में फिर आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखेंगे ध्यान से। अब देखते हैं मतलब राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के कितने प्रकार होते हैं, 2। एगो होता है मतलब एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार, एगो होता है ना एगो भारतीय पूंजी बाजार। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के 2 भाग। कितने भाग, 2। एगो भारतीय मुद्रा बाजार, एगो भारतीय पूंजी बाजार। एगो भारतीय मुद्रा बाजार, एगो भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार किसको कहेंगे और भारतीय पूंजी बाजार किसको कहेंगे, इसके बारे में। तो दोस्तों कहिएगा, अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करता है। मतलब जो है ना वित्तीय संस्था हमारे व्यवसाय एवं उद्योगों के लिए, व्यवसाय एवं उद्योगों के लिए अल्पकालीन या मध्यकालीन है ना वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करती है। वित्तीय व्यवस्था का क्या करती है, प्रबंधन करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार, कोई डाउट नहीं ना है। मतलब जो हमारे लिए उद्योगों के लिए, व्यवसायों के लिए है ना अल्पकालीन या मध्यकालीन, अल्पकालीन या मध्यकालीन वित्तीय का प्रबंधन करे, व्यवस्था करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार। अब एक और है साफ सेम टू यू, भारतीय पूंजी बाजार। तो इसके बारे में क्या कहिएगा,
भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन, मध्यकालीन, भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन और मध्यकालीन, जबकि भारतीय पूंजी बाजार में है ना दीर्घकालीन, यानी बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए। भारतीय पूंजी बाजार भी व्यवस्था करती है वित्तीय का, ये भी व्यवस्था करती है वित्तीय का, लेकिन फर्क इतना ही है कि वह अल्पकालीन कर रही है, ये दीर्घकालीन कर रही है। और इससे भारतीय पूंजी बाजार का बड़े बड़े उद्योगपति लोग, दोस्तों आगे देखते हैं, तो भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार समझ में आ गया। भारतीय मुद्रा बाजार कितने दिन के लिए लीन होती है, तो कितना, तो अल्पकालीन, कैसे अल्पकालीन, और भारतीय पूंजी बाजार। अब दोस्तों आगे आते हैं, अब आगे देखते हैं अब देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित तीन प्रकार के बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। कितने रूप में, 3, यानी हमारे देश में जो भी बैंकिंग कार्य प्रणाली है वह संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांट दिया गया। संगठित और असंगठित। संगठित में वे वित्तीय संस्था आते हैं, संगठित में वे वित्तीय संस्था आते हैं जहाँ पे हमें है ना पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। एक संस्था होती है, उसको हम संगठित में रखें। कहाँ रखें, संगठित। असंगठित वे होते हैं जहाँ पे पैसे प्राप्त करने के लिए, पैसे लेने के लिए है ना किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है ना, सिर्फ साख की आवश्यकता होती है। जैसे असंगठित में आ जाएंगे आपके गांव के चाचा जी, फूफा जी, महाजन, सेठ साहूकार, ये लोग हो गए संगठित। तो संगठित है ना, संगठित बैंकिंग प्रणाली से आज भारत में 3 बैंक कार्यशील है। कैसे है, 3 बैंक। पहला नाम है केंद्रीय बैंक। पहला क्या नाम दोस्तों, केंद्रीय बैंक। कितना नाम है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है, देश की। आपसे पूछा जाएगा देश के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय, आर्थिक क्रियाओं को दिशा निर्देश, संचालन के सहयोग कर देती है। मतलब हमारे देश में इस बैंकिंग प्रणाली को संगठित है ना के रूप में, संगठित के रूप में बांटा गया। मतलब आज सबसे बैंकों का शीर्ष का है तो वह होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का शीर्ष मतलब होता है कि सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह क्या करती है, तो रिजर्व बैंक इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ध्यान देंगे तो ये है ना, ये क्या करती है, बैंकिंग संबंधी कार्य करती है, वित्तीय संबंधी कार्य करती है, आर्थिक संबंधी कार्य करती है, और किस बैंक को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करती है। कौन, आरबीआई। कौन, आरबीआई। कौन जारी करती है, आरबीआई। तो लिखा सकता है ना केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसके द्वारा बांटा गया, तो संगठित के द्वारा। किसके आधार पर, है ना। आगे देखते हैं, अगला दोस्तों, अगला है वाणिज्य बैंक। कौन बैंक है, वाणिज्य बैंक। कौन बैंक है, वाणिज्य बैंक। अब दोस्तों वाणिज्य बैंक है ना, तो वाणिज्य बैंक देश में अनेक वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। मतलब देश में आरबीआई केंद्रीय बैंक है। आरबीआई कौन बैंक है, केंद्रीय बैंक। लेकिन है ना ये देश के सारे जगहों पे है ना आज वाणिज्य बैंक के रूप में सारे कार्य को संपादित की जाती है। अभी वाणिज्य बैंक क्या है, तो वाणिज्य का मतलब होता है जहाँ से हमें पैसे की प्राप्ति हो। जैसे एसबीआई हुआ, पंजाब नेशनल हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, इलाहाबाद बैंक हुआ, ये सारे के सारे वाणिज्य बैंक सब है। कौन बैंक है, वाणिज्य बैंक है। ये बैंक हमें पैसा देती है और हम उस पैसे से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं ना वाणिज्य बैंक है, क्योंकि देश में है ना आरबीआई ये क्या है, लेकिन किसी को मुद्रा या आर्थिक या किसी भी क्षेत्र से अगर सहायता पैसा से कर रही है तो वह कौन बैंक काम करती है, वाणिज्य बैंक। कौन बैंक काम करती है, वाणिज्य बैंक। हाँ, यानी ये वाणिज्य बैंक है ना, वाणिज्य बैंक। ये वाणिज्य बैंक भी इसी आरबीआई के दिशा निर्देश में ही काम करती है।
यानी जब आरबीआई कहेगी तभी ये अपना नियम का है ना पालन करेगा। अगर आरबीआई कहती है कि आज ये काम नहीं करना है तो इन वाणिज्य बैंक को ये काम नहीं करना होगा। अगर आज आरबीआई यह न्यूज निकाल दे, यह लेटर निकाल दे कि सारे हमारे वाणिज्य बैंक है ना, उन लोगों को फ्री में खाता खोलना है, चाहे ये काम करना है वो काम करना है, एक पैसा नहीं लेना है, तो सारे वाणिज्य बैंक को ही कार्य करना होगा। लेकिन उसके विपरीत नहीं कर सकते हैं, उसके विपरीत नहीं करते। तो वाणिज्य बैंक किसके सहारे चलती है? आरबीआई। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकृत। और अन्य ऐसे वाणिज्य बैंक भी हैं जो निजी क्षेत्र में है ना, निजी क्षेत्र की वाणिज्य बैंक कही जाती है। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं है ना जो निजी क्षेत्र की बैंक कही जाती है, और उनके पीछे नाम के पहले एलटीडी लिखा था। क्या लिखा था? एलटीडी। यानी एलटीडी का मतलब लिमिटेड। तो वे बैंक लिमिटेड क्या होते हैं? सॉरी प्राइवेट, निजी होते हैं। क्या होते हैं? निजी होते हैं। आज जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है वो सरकारी। क्या होती है? सरकारी। लेकिन जहाँ एलटीडी लिखा रहेगा, एलटीडी का मतलब है कि वो क्या है ना, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, निजी क्षेत्र के लिए। किसके लिए है? निजी। तो संगठित आधार पर कितने बैंक को कितने भाग बांटा गया? 3। पहला केंद्रीय बैंक, दूसरा वाणिज्य बैंक, और तीसरा दोस्तों अब देखते हैं हम लोग है ना, तीसरा सहकारी बैंक। तीसरा दोस्तों है सहकारी बैंक। बातें समझ आ रही है कि नहीं? तीसरा क्या है? सहकारी बैंक। अभी सहकारी बैंक क्या होता है तो ध्यान देंगे। सहकारिता क्षेत्र में आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्था कार्यशील है। मतलब सहकारिता क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो वित्तीय संस्था के लिए क्या कार्यरत है? क्या है? कार्यरत है। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सहकारी बैंक है ना, तो इस राज्य में कुछ और इसका नाम है, तो दूसरे राज्य में कोई और नाम होगा, तीसरे राज्य में कोई और नाम होगा। यानी अलग अलग नामों से क्या इसकी पहचान है। यह बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश पर काम करती है। किसके ना करती है? दिशा निर्देश का काम करती है। किंतु उसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी यह काम केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश पर काम करेगी, लेकिन संचालन किसके निर्देश पर काम करेगी? राज्य सरकार के। किसके आधार पे? राज्य सरकार के। खासकर बड़े बड़े उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण है। उद्योग क्या इसके प्रमुख उदाहरण है? कृषक भी इन वित्तीय संस्थान से लाभान्वित होते रहते हैं। उनके द्वारा है ना उद्योगों का विकास भी किया जाता है। इनके इस बैंक से है ना कुछ मतलब कृषि को भी फायदा है, उनको भी मिल जाता है, लोन मिल जाता है ना, वित्तीय संस्था का व्यवस्था हो जाता है। और मजदूर और उद्योगपति लोग तो है ही है। मतलब इस बैंक से दोनों आदमी फायदा है, कृषक को भी और किसको? उद्योगपति को भी, दोनों को भी। ठीक है ना? चलिए, इस सहकारी बैंक है। अब हम लोग दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे है ना राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया वित्तीय संस्था के 2 प्रकार होते हैं, भाग होते हैं, राष्ट्रीय स्तर वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय। तो जितने भी अभी पढ़े हैं केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक है ना, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, ये सारे के सारे राष्ट्रीय स्तर के भाग थे। राष्ट्रीय स्तर क्या थे? भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे है ना पूंजी बाजार के। अब पढ़ेंगे हम लोग राज्य स्तरीय बाजार। कब पढ़ेंगे? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था ए वित्तीय संस्था के दूसरा भाग है। ये वित्तीय संस्था का दूसरा भाग है। इसे पढ़ेंगे कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। बात सही है कि नहीं सही है? यानी बिहार में ना किसी जगह उद्योग है ना कुछ है कुछ हो, ये सारे के सारे हमारे बिहारी लोग कृषि पर ही क्या है? निर्भर है। जहाँ 87% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितना % गाँव में निवास करते हैं बिहार में, तो 87%। तथा करीब 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि गाँव में 85% लोग
87% लोग निवास करते हैं। और उस 87% में 75% ऐसे लोग हैं जो कृषि से कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, या लघु या कुटीर उद्योग करके, धंधे करके अपना जीवन यापन करते हैं। और बच गया कितना अब, है ना, तो इधर बच गया 12%, है ना। तो 12% ही लोग ऐसे हैं जो नौकरी वोकरी, है ना, कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में, है ना, कितने % गाँव में लोग जीविका अपने कृषि या कुटीर उद्योग करके चलाते हैं? 75%। कितना परसेंट? बिहार में कितने % की आबादी, है ना, गांव में निवास करती है? 87। जिनके पास आय की कमी है वे अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। मतलब गांव में जिनकी आय कम है ना, तो वे बचत नहीं कर पाते हैं। बचत का मतलब ये होता है कि आप कितना कमाएं, कमा कर लाते हैं उसे हम आय कहते हैं। कमा कर उसे क्या कहते हैं? आय। और लाने के बाद में कितना खर्च कर दिए, तो जितना कमा के लाए कितना खर्च कर दिए घटा देंगे, तो जो शेष रह जाएगा वो बचत। क्या कहलाएगा? बचत। जैसे ध्यान देंगे कि मान लो, है ना, कि यहाँ पे आदिति है ना, और इनके पापा जी पैसा दिए। क्या दिए? पैसा दिए। आदिति है, इनके पापा जी पैसा दिए ना, मान लिए 500 रुपये। कितना दिए? 500 रुपया। तो ये तो इनकी अपनी पैसा हो गई, है ना। लेकिन ये मार्केट गई और मार्केट जा करके 200 रुपया खर्चा कर दी। कितना खर्चा कर दी? 200। क्या खर्चा कर दी? 200। अब 200 खर्चा कर दी तो बच कितना गया दोस्तों? 300। तो यही इनका बचत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बचत। अच्छा है कोई मजदूर है, ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई मजदूर है ना, ये गया मजदूरी करने, इनके यहाँ मजदूरी किया सेठ साहब के यहाँ, और दिन भर काम किए। तो दिन भर के काम करने के बदले इनका मजदूरी हो कितना? 400 रुपये। कितना हुआ? 400। तो इनकी आय हो गई 400। अब जब उनसे रिटर्न आए तो 50 रुपये के आलू खरीद लिए, 10 रुपये के खैनी खरीद लिए, अच्छा है 10 रुपये के बीड़ी खरीद लिए, ओकरा बाद में 10 रुपये का, है ना, लड़का से किलाउन खरीद लिए, आ 100 रुपये के, है ना, चावल खरीद लिए। 100 रुपये के चावल। अब जोड़िए कितना हुआ? 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, यानी 180 रुपया। यानी इन्होंने कमाया कितना? 400। और खर्च कितना कर दिया? 180। तो अब क्या करेंगे हम, है ना, अब क्या करेंगे कि 400 में से 180 घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 2 और 3 में से 220 रुपये इनका बचत। ये कहलाएगा बचत। क्या कहलाता है? बचत। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे वही बात हो रहा है कि जिनकी आय कम है या कमी है, वे बचत नहीं के बराबर करते हैं। कैसे करते हैं? नहीं के बराबर। ऑटोमेटिक नहीं भी हो सकता है। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग खुद अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते हैं। मतलब वे व्यक्ति, है ना, उस पैसे से ना कोई कृषि कार्य कर सकते हैं और ना ही कोई उद्योग धंधे लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त ऋण की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए जिनकी आय कम होगी तो उनके पास तो पूंजी होगा नहीं, पैसा होगा नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको कृषि कार्य करना है, अच्छा कोई उद्योग खोलना है, तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय संस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो कहाँ जाएंगे? तो इन संस्था में और पैसा लेंगे और फिर क्या करेंगे? कार्य। क्या करेंगे? कार्य। बात समझ में आए कि नहीं आए? अब देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं राज्य स्तरीय। क्या पढ़ेंगे? राज्य स्तरीय। अब दोस्तों राज्य स्तरीय, राज्य में वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? तो कहिएगा 2। कितने प्रकार के? 2। राज्य में वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? 2। पहला बोलेंगे गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत वित्तीय संस्था। पहला दोस्तों है गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत वित्तीय संस्था। इसको समझेंगे बारीकी से। गैर संस्थागत क्या होता है, इसको आप ऐसा ही लिख सकते हैं। तो गैर वित्तीय संस्थागत वे संस्थागत होते हैं जो अपने गांव में किसी महाजन, सेठ, साहूकार, फूफा, चाचा, नाना, काका, किसी से पैसे ले करके अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं या कोई उद्योग धंधे कार्य करते हैं, है ना, तो इनको गैर संस्थागत क्या कहते हैं? गैर संस्थागत। अभी गैर संस्थागत में लोग क्या करते हैं?
मौका का फ़ायदा उठा लेते हैं। पैसा देंगे 10,000 रुपया, है ना, आपसे ब्याज सहित जोड़कर 50 रुपये लेंगे 5 साल के बाद में, है ना। तो इनको गैर क्या कहा जाएगा? गैर। और इनसे पैसा लेने के लिए किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। नो डॉक्यूमेंट नो लटंग पटंग, है ना, सीधा आइए पैसा लेकर जाइए। यानी कहाँ पे हो, कहाँ, यानी गैर सरकारी वित्तीय संस्था में, गैर सरकारी वित्तीय संस्था लिखा जाएगा ना, ठीक है। गैर सरकारी वित्तीय संस्था वे संस्था है जहाँ पे किसी प्रकार की दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, और वे पैसे, है ना, उनसे पैसे प्राप्त करके हम कृषि कार्य या अपने अन्य कार्य को कर सकते हैं। और फिर उन व्यक्तियों को पैसे, है ना, अपने ब्याज के साथ रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे देने वाले को गैर सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके भाग तो कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है इसके भाग, संस्थागत वित्तीय संस्था के इसके। अब इसके दोस्तों कितने भाग होते हैं तो ध्यान देंगे दोस्तों। गैर संस्थागत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो गैर संस्थागत के अंतर्गत दोस्तों महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और अन्य, यानी गैर संस्थागत। किसके अंतर्गत? गैर। संस्थागत के अंतर्गत कौन कौन आएगा तो कहिएगा कि संस्थागत, है ना, बैंक, निम्न सहकारी बैंक, है ना, प्राथमिक सहकारी समितियाँ, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और अन्य जितने भी सारे बैंक हैं, ये सारे के सारे संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ नहीं है इतना आगे ना। अब चलिए, अब इस सबको सहकारी वित्तीय संस्था क्या है सबको हम लोग कल पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं।